अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आकिल हसन। सर वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर आकिल। तो आज जो है हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसकी जो है वो कार्नोट इंजन वाला जितने भी प्रोसेस हैं वो हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि सेकंड लॉ है क्या। सेकंड लॉ जो है वो लिमिट्स बताता है हमें फर्स्ट लॉ की। ठीक है, तो इसकी जो बेसिकली डेफिनेशन है या एक्सप्लेनेशन में उसको बोलूँ तो वो है द लिमिटेशंस रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, ये हमें लिमिटेशन बताता है कि एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है, हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, उसकी कुछ लिमिट्स बता रहा है। जैसे फर्स्ट लॉ ने हमें बताया था कि जो डेल्टा क्यू होता है वो डायरेक्ट, वो डेल्टा क्यू जो होता है वो इज इक्वल टू किसके है, डेल्टा डब्ल्यू के। मतलब जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे उतना ही, मतलब उतना जितनी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उतनी ही वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं 100 जूल तो हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा, 100 जूल। ठीक है, तो बेसिकली सेकंड लॉ ने बोला कि ऐसा नहीं होगा कि जितनी आप हीट सप्लाई कर रहे हो उतनी ही आपको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो ये हमें लिमिटेशंस बताता है। इसी लिमिटेशन के बिहाफ पर हमारे पास यहाँ दो जो हैं वो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, देयर आर टू बेसिक स्टेटमेंट्स ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉर्ड केविन एंड क्लासियस। ठीक है, मतलब इसके ऊपर जो दो साइंटिस्ट थे, एक था लॉर्ड केल्विन और दूसरा क्लासियस, दोनों ने स्टेटमेंट्स दी थी। आगे चलकर हम उनकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बेसिकली स्टेटमेंट तो कई सारी थी, लेकिन ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे बुक में लिखी हुई हैं ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो केल्विन की स्टेटमेंट क्या थी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर देन ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी को कूल करना, मतलब उसका सराउंडिंग जो है पहले से ही मतलब बहुत ठंडा है, कोल्डेस्ट है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, किसी भी बॉडी को कोल्ड कर रहे हो, मतलब कोई बॉडी हॉट है, मतलब कोई बॉडी कोल्ड है, उससे उसको और भी मतलब कूल कर रहे हो। ठीक है, मतलब कोई बॉडी कूल है, कोई बॉडी है उसकी सराउंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, अब कोई बॉडी वहाँ पर पड़ी है उसको आप और ठंडा कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हीट जो होगी वो फ्लो हो जाएगी किसमें, इन्वायरमेंट में, क्योंकि उसका जो सराउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, कोल्डेस्ट है। आप उस किसी बॉडी को क्या कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो। ठीक है, और इस उसका जो इन्वायरमेंट क्या है, उससे ज़्यादा ठंडा है, कोल्डेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ठंडा है, और आप किसी भी बॉडी को क्या कर रहे हो, कूल्ड कर रहे हो, तो उसकी जो सराउंड मतलब जो हीट हो जाएगी वो फ्लो हो जाएगी कूल से कोल्डेस्ट की तरफ, यानी वो हीट जो होगी फ्लो हो जाएगी। ठीक है, मतलब मैं अगर मैं समझाऊँ, ये इसकी सराउंडिंग है जो मैंने रेड पेन से लिखी हुई, ये कोल्डेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई बॉडी पड़ी हुई है उसको हम कर रहे हैं कूल। ठीक है, मतलब वो ठंडी तो है लेकिन इसको अभी थोड़ा गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मैं आपको समझाऊँ, थोड़ा हम उसको गर्म कर रहे हैं। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है कि इसको हम थोड़ा गर्म कर सकें, क्योंकि इसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ठंडा है, और हीट जो है वो यहाँ से यूँ फिल हो जाएगी। ठीक है, मतलब हीट फिल हो जाएगी, और ये बॉडी इतनी ठंडी, मतलब जितनी सराउंडिंग है उतनी ही ठंडी रह सकती है, उसको हम कूल नहीं कर सकते, वो कोल्डेस्ट ही रहेगी। जितना इन्वायरमेंट का जो है, सराउंडिंग का जितना टेम्परेचर है उतना ही इसका भी रहेगा। ठीक है, हीट जो होगी वो फ्लो हो जाएगी। इस स्टेटमेंट का कहना ये है। ठीक है, केल्विन का। और केल्विन जो है उसने अपनी एक इंजन भी इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसका नाम है हीट इंजन। बेसिकली जो हीट इंजन होती है वो करती क्या है, हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पर हमें बताया गया है ये सोर्स है, यानी कोई भी हॉट बॉडी। ठीक है, हॉट बॉडी जहाँ से एनर्जी आ रही है, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी और ये जो सिंक है ये कूल बॉडी है। ठीक है, कोल्ड बॉडी। सिंक जो है हमारे पास वो कोल्ड बॉडी है, और यहाँ पर जो सोर्स है वो हॉट बॉडी है। तो हीट जो होगी फ्लो करेगी कहाँ से, मतलब ये एक सिलेंडर मान लें आप। ठीक है, तो यहाँ से अब जो है वो हीट फ्लो हो रही है। ठीक है, हीट फ्लो हो रही है, और ये थोड़ा सा सिंक मान लें। ठीक है, तो ये जब ये ऊपर पिस्टन है ये मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी इसमें भी तो जाएगी ना, मतलब 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी।
ठीक है। इसकी इफिशियंसी जो होगी वो थोड़ी होगी। इफिशियंसी हम आगे चलकर पढ़ते हैं कि होती क्या है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से सोर्स से एनर्जी तो जाएगी, लेकिन कुछ एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब सिंक के पास चली जाएगी, और कुछ एनर्जी इसके पास चली जाएगी। तो यहाँ से जब हम एनर्जी ट्रांसफ़र करें तो वो क्या थी, Q1 थी, और कुछ एनर्जी यहाँ पर चली गई, वो जो एनर्जी यहाँ खर्च हुई वो हमारी Q2 है, और कुछ एनर्जी यहाँ चली गई वो हमारी जो है, मतलब दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो वो आ गया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से हम एनर्जी इसको सप्लाई कर रहे हैं 20 जूल, और सिंक में जो हमारी एनर्जी खर्च हुई, यानी जो हमारी एनर्जी जो है मतलब लॉस हुई कोल्ड बॉडी में, वो हमारी हुई 5 जूल, ठीक है। 20 जूल हमने हीट जो है वो सप्लाई की, 5 जूल एनर्जी जो है वो हमारी यहाँ पर खर्च हो गई, बाकी यहाँ पर वर्क कितना हुआ, 15 जूल का, ठीक है। ऐसा आप प्रॉब्लम बना सकते हो, मतलब मैं आपको समझाने के लिए ये सब कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब एफिशिएंसी का आगे हम फार्मूला पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एफिशिएंसी का टॉपिक था, लेकिन मैं वो आपको थोड़ा आगे चल के पढ़ा रहा हूँ। पहले हम क्लाशेस की जो है वो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि क्लाशेस ने क्या कहा। क्लाशेस ने कहा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू काज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट डूइंग एनी वर्क। यानी ये देखिए, ये एक हॉट बॉडी है, ठीक है, और ये एक कोल्ड बॉडी है। अब एनर्जी को, वैसे तो एनर्जी फ्लो कहाँ से होती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक क्या करवा रहे हैं, हीट को फ्लो करवा रहे हैं। तो क्लाशेस ने कहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप ऐसा करो, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है कि आप ऐसा करो और उस पर वर्क ना करो, यानी यहाँ से एनर्जी ऐसे यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होने वाली, आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली इसके बीच में जो है हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी यहाँ से एनर्जी हम यहाँ तक ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। यानी कोल्ड बॉडी से लेकर हॉट बॉडी तक एनर्जी ले जाने के लिए कोई ना कोई वर्क लगेगा, लेकिन हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट जाएगी तो कोई वर्क नहीं लगेगा। ये जो है स्पॉन्टेनियसली होता है, ठीक है, और ये जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियसली होता है। इसमें हमें वर्क जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से हम कोल्ड बॉडी से जो है वो हीट लेकर हॉट बॉडी को देना चाह रहे हैं जो पहले से ही हॉट है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है वो एक मशीन है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जो इसने बनाई है वो है रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में बेसिकली हो क्या रहा है, ये देखें, इसने क्या किया, ये वाली ऊपर वाली चीज़ में लेके आ रहा हूँ, यहाँ कोल्ड बॉडी, ये वर्क बीच में किया, तभी ये एनर्जी यहाँ से फ्लो हो रही है हॉट बॉडी तक। ये देखिए, ये कोल्ड बॉडी पर जब हमने वर्क किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी किस में हो जाएगी, हॉट बॉडी में चली जाएगी। इन दिस प्रोसेस वर्किंग सब्सटेंस इज प्रोवाइडेड, मतलब वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है, वो कौन सा है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन जो है बेसिकली एक ये आइडियल इंजन है, ठीक है, और ये जो है वो अज्यूम्ड बाय सादी एक साइंटिस्ट था जिसने ये कार्नोट इंजन जो है, सादी कार्नोट इसका नाम था, सादी कार्नोट इसका नाम था, जिसने ये इंजन जो है वो अज्यूम की थी, मतलब इमेजिन की थी, ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसी आपको फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी हैं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आप सिंपल पेंडुलम मान लें, ठीक है, वो क्या करता है, मतलब जो रियल लाइफ होती है हमारी उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, और जो कार्नोट इंजन है ये भी जो है रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। और हमारे पास जो है रियल गैस है, मतलब आइडियल गैस है जो, वो भी हमारे पास जो है वो इमेजिनरी गैस है, एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन साइंसदानों ने अभी बुक्स में हमारे दिए हुए हैं तो हमें पढ़नी पड़नी है, ठीक है। तो बेसिकली ये कार्नोट इंजन है क्या, इट इज़ एन आइडियल इंजन विच गिव्स 100% एफिशिएंसी, मतलब ये क्या देगी हमें, 100% एफिशिएंसी देगी, ठीक है। बेसिकली ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन आइडियली इसको बनाया जा सकता है, इसने सादी ने कहा था, ठीक है। तो इसके बेसिकली बनाया जा सकता है तो कुछ ना कुछ इसके रूल्स होंगे। वो रूल्स क्या हैं, आइए देखते हैं। ये एक कंटेनर है, ठीक है। अब
इस कंटेनर का है क्या सीन कि ये इसका जो पिस्टन है और इसकी जो वाल्व्स हैं ये दोनों इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। मतलब ये वाली एक ये वाल, दूसरी ये वाल और ये पिस्टन, ये तीनों क्या कर दिया हमने, इंसुलेटर। पिस्टन, इंसुलेटर, मूवेबल, इंसुलेटर भी है और मूवेबल भी है। इसके अंदर क्या है, आइडियल गैस। और ये है क्या, ये जो इसकी वाल्व्स हैं ये क्या हैं, हीट इंसुलेटर्स। हीट इंसुलेटर्स क्या हैं, इसकी वाल्व्स, ठीक है। और इसका जो बेस है, ये बेस इज कंडक्टिंग, मतलब बेस जो है वो कंडक्टर है, हीट को कंडक्ट कर सकता है। और यहाँ पर हमने सोर्स रख दिया है जो मतलब इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, मतलब ये जो है ये एक हमने सिस्टम बना लिया कि हम इस सिस्टम से एक कार्नोट इंजन बना सकते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल एक इंजन है, ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल इंजन है, सिलेंड्रिकल इंजन, इट इज अ सिलेंड्रिकल इंजन। आपने कभी ऐसे इंजन देखी है जो मतलब एक सिलेंडर जैसे बनी हो, ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये जो इंजन है ये इस तरह से ऐसे सिलेंडर जैसी होगी, ऐसी आपको दिखेगी, ठीक है। तो बेसिकली इसको इंजन को परफॉर्म करवाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस होंगे कि ये किस तरह से हमें 100% एफिशिएंसी दे सकती है। तो इसके जो है वो बेसिकली 4 जो है वो प्रोसेसेस हैं, लेकिन उनको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले ये थोड़ा देख लेते हैं कि कार्नोट साइकिल होती क्या है। पिछली वीडियो में जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने 4 एप्लीकेशंस पढ़ी थी उसकी, ठीक है। एक था आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक, ठीक है। और उससे एडिशनल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो है कार्नोट साइकिल, यहाँ पर ये एडिशनल है, ठीक है, ये आपको काम आने वाला है, ठीक है। द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ कार्नोट इंजन इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। इट कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस, मतलब ये एक साइकिल है जिस पर ये कार्नोट जो इंजन है वो मुश्तमिल है। और इसके जो है वो 4 प्रोसेस हैं। इसका जो पहला प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसका पहला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हमने क्या किया हुआ है, आइसोथर्मल में होगा क्या कि यहाँ से हम करेंगे हीट सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका बेस हमने क्या बनाया हुआ है, हीट कंडक्टर, ठीक है, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो हीट है ये आइसोथर्मली एक्सपेंशन करवाएंगे, मतलब इनमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो ये एनर्जी गेन करेंगे और इसका वॉल्यूम बढ़ेगा इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए। और इसमें मैकेनिकल वर्क होगा, पहले वॉल्यूम जो था V1 था, अब जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास V2 होगा। सिंपल बात है, ठीक है। ये जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, जब हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख रहे हैं और वॉल्यूम में भी जो है वो एक्सपेंशन आएगी, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम होगी, चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रोसेस है इसका वो है प्रोसेस नंबर 2, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। इसमें क्या होगा कि हम इसी बॉडी को उठाकर, मतलब ये सेम सिलेंडर है, ठीक है, पहले इसको हार्ड बॉडी पर रखा था, अब क्या कर रहे हैं, इसको इंसुलेटर के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। जब हम इसको इंसुलेटर के ऊपर रखेंगे तो पहले इसका वॉल्यूम इतना था, इसका वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, ठीक है, V2 से V3 पर चला जाएगा। हालांकि रखा हमने किसके ऊपर है, इंसुलेटर के ऊपर। और इसका जो वॉल्यूम होगा विदाउट सप्लाई ऑफ एनर्जी, फिर भी इसका वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ेगा। ये क्या है हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसी हमने याद रखें, इसी हमने सिलेंडर को किसमें यहाँ पर रख दिया है, लेकिन इंसुलेटर के ऊपर। उसके बाद जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इसमें क्या होगा, हम करेंगे इसको कंप्रेस, ठीक है। कंप्रेस कैसे करेंगे, अब इसी सिलेंडर को, सिलेंडर सेम रखेंगे क्योंकि ये इंजन जो है वो सेम ही है, प्रोसेस 4 से गुजरेगी, मतलब इसके प्रोसेसेस जो हैं वो 4 हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी एक सेम सिलेंडर है, ये भी सेम सिलेंडर है, और ये वाला सेम वाला जो मतलब सिलेंडर है वो हम कोल्ड बॉडी पर रखेंगे। कोल्ड बॉडी पर रखने के बाद हम ऊपर से
वजन रख देंगे इसके ऊपर। मतलब पिस्टन जो था पहले जहाँ पर भी था, पहले इसकी पोजीशन क्या थी, V3, ठीक है। अब ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और इसका जो वॉल्यूम बन जाएगा वो बन जाएगा V4, मतलब V3 से V4 पे आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बेसिकली ये कोल्ड बॉडी पर हमने रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर कम करेगी जो, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इसका टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा लेकिन इसमें कंप्रेशन आएगी, ठीक है। ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन, मतलब टेम्परेचर को सेम रखकर हम क्या करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे, इसका वॉल्यूम कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास प्रोसेस नंबर 4 वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि इंसुलेटर रखेंगे और ऊपर से जो वजन है वो थोड़ा सा और बढ़ा दिया, जहाँ वजन वही है, ठीक है। सेम सिलेंडर को हमने उठाकर इंसुलेटर पर रख दिया है और उसका जो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन। बेसिकली यहाँ पर एक बात आप नोट करें कि पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन और उसके बाद हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। यानी पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे जितना कर सके, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे जितना कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं जिसमें हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पर छोटे छोटे सिलेंडर्स बनाऊं, ये देखें, पहले यहाँ पर ये हो गया फॉर सपोज ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ITE से मैंने इसको शो करवा दिया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवा दिया इसको, ठीक है। अब इसको कर दिया हीट, जब हमने हीट किया इसको, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके नीचे हमने रख दिया इंसुलेटर, इंसुलेटर रख दिया जब, तो अब इसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल C फॉर कंप्रेशन, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसको रख दिया है कोल्ड बॉडी पर, ठीक है, कोल्ड बॉडी। और उसके बाद जो हमारा लास्ट प्रोसेस है, इंसुलेटर पर रखेंगे और ऊपर से हम रख देंगे वजन, सॉरी इसमें भी वजन रखना था आपको पिस्टन के ऊपर, ठीक है। वजन रखेंगे, ये कंप्रेस होगी, नीचे आएगा। ये एडियाबैटिक जो है वो कंप्रेशन है, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पर एडियाबैटिक, ये क्या होगी, एडियाबैटिक कंप्रेशन, और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। और ये क्या होगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इन 4 मरहलों से जो है वो सिलेंडर गुजरेगा, ठीक है। एक ही सिलेंडर है, 4 मरहलों से गुजरेगा, हमारे पास कार्नोट इंजन तैयार हो गई, ठीक है। ये देखें, इसको अगर ग्राफिकली इसको शो किया जाए तो कुछ इस तरह से हो सकता है। ये पॉइंट A है जहां पर हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन की हुई है, ठीक है। और यहाँ से ये B तक आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया और यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ये देखें, ये यहाँ से यूं और दूर जा रहा है, वॉल्यूम इसका और बढ़ रहा है, ठीक है। पहले वॉल्यूम और बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, ठीक है, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम और बढ़ा, और यहाँ पर आकर स्टेप नंबर B पर यहाँ पर आकर वॉल्यूम इसका और बढ़ रहा है, प्रेशर और कम हो रहा है, और इसमें एक्सपेंशन आ रही है, जैसे मैं पीछे आपको बता कर आया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ आइसोथर्मल, आइसोथर्मल IT से शो कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एडियाबैटिक है, डेल्टा, ये देखें Q यहाँ पर 0 है, यानी एडियाबैटिक है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, एडियाबैटिक है। और यहाँ से लेकर पॉइंट नंबर C से, यहाँ से लेकर B से C तक क्या है, हमारे पास एडियाबैटिक है। और C से लेकर D तक हमारे पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इंजन को हम हीट कर रहे थे, मतलब उसको एक्सपेंड करवा रहे थे, A से लेकर C तक एक्सपेंड करवाते जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या किया है, C से लेकर D तक
सी से लेकर ए तक हमने क्या किया है, कंपैरिजन करवाया है, ठीक है। यानी ए टू सी क्या होगी, एक्सपेंशन, और सी टू ए क्या होगी, कंपैरिजन, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगी, कंपैरिजन। अब देखें, सी से लेकर मैंने इसको डी तक में लेके गया, ठीक है, इसको कंप्रेस किया आइसोथर्मल की, मतलब आइसोथर्मल कंपैरिजन हुआ, आइसोथर्मल, सी फॉर कंपैरिजन। और ये वाला जो है जिसमें हम Q0 बोल रहे हैं, ये हमारा हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबेटिकली कंपैरिजन, हमने इसको फिर से कंप्रेस करवाया, तो इसका जो वॉल्यूम था पहले जो मतलब अब इसका वॉल्यूम लास्ट जो है हमारे पास प्रोसेस था, प्रोसेस नंबर 4, उसमें इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर V4 था, तो ये वाला V4 जो है मतलब वॉल्यूम जो 4 होगा, इसको और कंप्रेस करने की वजह से वॉल्यूम जो 4 होगा वो फिर से बन जाएगा V1। V4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V1 में। और ये अपनी फिर से जो पहली स्टेट थी इसकी, जितना इसका वॉल्यूम पहले था, जितना इसका पहले टेम्परेचर था उतना ही हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास कार्नोट इंजन। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सी से लेकर डी तक क्या होगी, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और डी से लेकर ए तक क्या होगी, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने सेम पॉइंट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। ए से लेकर बी तक एंड सी से लेकर डी तक, ए से लेकर बी तक और सी से लेकर डी तक क्या होगी, आइसोथर्मल कर्व। इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व्स, जो दो बनी हमारे पास, ठीक है। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरी हमारे पास बी से लेकर सी तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और डी से लेकर ए तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, आर द एडियाबेटिक कर्व्स। ये जो है हमारे पास दो कर्व्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो बेसिकली आप फार्मूले से ही समझ जाओगे कि एफिशिएंसी है क्या। एफिशिएंसी हमारे पास है आउटपुट अपॉन में इनपुट, ठीक है, आउटपुट। ये क्या हो गया, एनर्जी देना, और ये क्या हो गया, एनर्जी लेना, ठीक है। अब इनपुट में क्या कर रहे हैं हम, एनर्जी उसको दे रहे हैं, और आउटपुट पे हम क्या करें, एनर्जी उससे ले रहे हैं, मतलब जितना हमने उसको एनर्जी दी है उसके बदले में हम उससे वर्क मांगेंगे। जैसे आप पेपर में मार्क्स उठाते हैं, मतलब टोटल 100 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो उस्ताद साहिबान ने यहाँ पर मेहनत की है वो 100% की है, उनका जो है इनपुट जो है 100% है, और आप जो है मतलब कितने वो मार्क्स लेते हो, ठीक है, 85 लेते हो, 60 लेते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब स्टूडेंट कितना अच्छा है कि जो है मतलब टीचर को कितनी इफिशिएंसी दे रहा है, ठीक है, ऐसे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे कि इस एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हम जरा हीट इंजन पे चलते हैं, जो मैं पीछे बना के आया। तो हीट इंजन जो थी वो थी सोर्स से एनर्जी जा रही थी, ठीक है, और ये जो एनर्जी है ये Q1 थी, और यहाँ पर मैंने रखा हुआ था सिंक यानी कोल्ड बॉडी, ठीक है। कुछ एनर्जी यहाँ जा रही थी जिसको हमने Q2 बोला, सारी एनर्जी नहीं जा रही थी, कुछ एनर्जी जा रही थी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ गया सोर्स, सिंक एंड, और ये हमारे पास आ गया वर्क, ठीक है। तो बेसिकली वर्क जो होगा ये मैकेनिकल वर्क होगा, और इसको हम बोलेंगे Q1 माइनस Q2, ठीक है। वैसे तो आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि हम तो Q2 माइनस Q1 करते हैं, यहाँ पर Q1 माइनस Q2 क्यों है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि मसलन हम किसी भी बॉडी को अगर हीट कर रहे हैं तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। फॉर सपोज हमने इस बॉडी को जो है मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इनपुट हम इसको दे रहे हैं वो दे रहे हैं 20 जूल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो 5 जूल है हमारे पास,
वो चला गया सिंक के पास, यानी कोल्ड बॉडी के पास, वो इन्वायरमेंट में चेंज हो गया या किसी ना किसी तरह से वो चला गया। ठीक है, अब हमारे पास जो होगा, अगर हम इसको फाइंड करें तो वो हो जाएगा, मतलब जो वर्क को फाइंड करें तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि 20 जूल मतलब Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू W। अब यहाँ पर आप जो है सिंपली वैल्यू पुट कर दें, 20 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15। तो बेसिकली जो वर्क होगा कितना होगा, 15 जूल होगा। ठीक है, ऐसा ही मैंने समझने के लिए आपको प्रॉब्लम करवाया वैसे तो। ठीक है, लेकिन अगर हम इससे फार्मूला निकालें एफिशिएंसी का तो वो क्या होगा, ये हमारे पास आउटपुट अपान में इनपुट आ गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 ओवर में हमारे पास आ गया Q1। ठीक है, ये देखें, ये Q1 जितना हमने इसको इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट जो है वो हमने नीचे रखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो इनपुट है हमने नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो इनपुट मैंने यहाँ पर नीचे रखा हुआ है और आउटपुट जो है वो ऊपर रखा, मतलब वर्क ये ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो Q1 है ये Q2 के भी नीचे है और Q1 के भी नीचे है, तो इसको ज़रा खोल के रख लेते हैं। ठीक है, Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर Q1 माइनस Q2 ओवर में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, Q1 को इससे डिवाइड कर दिया है। तो बेसिकली ये जो Q1 है ये दोनों के नीचे है, Q2 के भी नीचे है और Q1 के भी नीचे है, तो मैंने थोड़ा इसको खोल कर रख दिया है। अब ये जो Q1 और ये Q1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों डिफरेंट है तो ऐसे ही रहेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा एफिशिएंसी का वो होगा E इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ये हमारे पास एफिशिएंसी है। ठीक है, एफिशिएंसी का एक फार्मूला ये है और दूसरा इसका फार्मूला E इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 ओवर T1। ये T जो है वो टेम्परेचर है। उसके बाद हमारे यहाँ एक सिंपल सा बहुत ही एक टॉपिक है जो कि हमारे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का जो हीट है उसका जो है वो लास्ट जो है वो टॉपिक है वो है एंट्रोपी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। एंट्रोपी बेसिकली है क्या, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ये मॉलिक्यूल्स का जो है वो डिसऑर्डर है। ठीक है, इसका फार्मूला जो है वो है डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर टी। ठीक है, इसका जो यूनिट होगा वो होगा जूल अपॉन केल्विन। ठीक है, अब बेसिकली इसमें होता क्या है, ये डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स पहले यहाँ सिर्फ एक ही मतलब जगह पर थे, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसके बीच में ये जो है ये एयर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैं आपको कॉन्सेप्ट देता चलो, ये तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि ये जो है एयर मॉलिक्यूल्स, अगर हम इस स्लेट को हटाएंगे, प्लेट या स्लेट कुछ भी है, ठीक है, उसको हटाएंगे तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फिर आपको ऐसी कंडीशन दिखेगी। ठीक है, और ये सब हो किस में रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है या इसके दरमियान में जो है वो एयर है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये बनता है कि इसके बीच में जो है वो एयर रखी क्यों गई है। ठीक है, अगर आप थर्मास को भी देखेंगे कि उसका जो शीशा होता है उसमें अंदर जो पड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिसमें हम चाय भरते हैं, उसके दरमियान ये थर्मास है बाहर साउंड वाला, बाहर सी साइड वाला। ठीक है, और अंदर जो है कुछ शीशा जो होता है उसमें वो इस तरह से रखा हुआ होता है, फिक्स होता है। ठीक है, कप पीछे इस तरह से। ठीक है, और ये आके इससे ऐसा मिलता है, ये उसका हो गया हैंडल। ये हमने इससे चाय निकालना सीख लिया। ठीक है, बेसिकली ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ वो आप थोड़ा समझ लें। इसके बीच में जो है वो एयर है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसके बीच में एयर क्यों रख रहे हैं, चाय इसमें अंदर है। ठीक है, टी थर्मास का मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका हैंडल है और चाय इसके अंदर रखी हुई है। तो अगर हम चाय इसमें अंदर रख कर इसका ढक्कन बंद कर देंगे, ठीक है, तो ये 2-3 घंटों तक हमारी चाय जैसी है वैसे ही पड़ रहेगी। तो इसके बीच में एयर जो है वो रखने का फ़ायदा ये है कि ये जो एयर है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है।
एयर क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से जो एनर्जी है वो यहाँ ट्रांसफर बहुत ही कम अमाउंट में होती है, ठीक है, यहाँ तो होती ही नहीं है, ठीक है। और बेसिकली इसीलिए हम जो है वो एयर यहाँ पर यूज़ करते हैं। और आपके घर में जो मतलब ब्लैंकेट्स होते हैं, जो कंबल वगैरह यूज़ करते हैं हम, उनको भी अगर आप देखेंगे तो उनमें भी 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। 2 लेयर्स जो होती हैं उनके बीच में एयर होती है, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमें यहाँ क्या करते हैं, मतलब बाहर से जो सर्दी आती है उसको अंदर कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। ये आपकी बाजू मान लें, या हम स्वेटर्स पहनते हैं, ठीक है, या जैकेट्स पहनते हैं, तो उसकी 2 लेयर्स इस वजह से होती हैं ताकि उसके बीच में जो है वो एयर आ सके, मतलब हवा आ सके। और हवा जो है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसीलिए जो है हमें ठंड जो है वो कम लगती है और हम गर्म महसूस करते हैं अंदर। तो आपको एंट्रोपी समझ आ गया, मतलब डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें कोई इतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, ना तो इसकी कोई और इक्वेशन है, या ना ही तो इसके ऊपर अगर प्रॉब्लम आ सकता है तो इतना आ सकता है कि 10 जूल जो है हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर इसका जो है वो 5 सेल्सियस या 5 केल्विन मान लें, ठीक है। तो इसके बीच में जो है मतलब इसकी एंट्रोपी कितनी होगी, तो आप सिंपली 2 बता दें, एंट्रोपी कितनी हो जाएगी 2। अब उसका यूनिट क्या होगा, जूल केल्विन इनवर्स। सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, इसको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो यहाँ पर हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का कंप्लीट। फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब जो है मैं इसके बाद एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम ओवरव्यू देंगे सारे लेक्चर का, मतलब सारा जितना भी जो चैप्टर होगा हमारा हीट वाला, जितना भी चैप्टर होगा उसका मैं क्या दूंगा, ओवरव्यू दूंगा उसका मैं ओवरव्यू दूंगा। और उसके बाद जितने भी फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास फार्मूले यूज हुए हैं वो मैं आपको सारे बताऊंगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट चैप्टर में कितने 10, 20, 30, 40 जितने भी फार्मूले बने थे हमारे हीट से लेकर, जितने भी हमारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो भी हमने पढ़ा है सारे फार्मूले मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।